आज सुनिए कहानी पिता किसके। नववर्ष की सुबह मैं प्रातः 11 बजे घर से निकली थी। सोचा था कुछ परिचितों मित्रों आदि को नववर्ष की शुभकामनाएं दे दूं। वैसे तो आज के इस दूरभाष तथा आईटी क्षेत्र में प्रगति की वजह से सब लोग शुभकामनाएं फोन, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप आदि से ही भेज देते हैं, लेकिन कुछ अभिन्न मित्रों को जो कि अपने ही शहर में आसपास थे, स्वयं नववर्ष की कामनाएं देने घर से निकली थी। एक छोटे से भवन के सामने कुछ नन्हे नन्हे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे हाथों में रंग बिरंगे झंडे लेकर खड़े थे। कुछ बुजुर्ग शॉल लपेटे हाथों में सहारे के लिए छड़ी लेकर एक बुजुर्ग से सज्जन को चारों ओर से घेरे हुए थे। पास ही एक डलिया में कुछ फूल मालाएं तथा कुछ बूंदी के लड्डू रखे थे। भवन के द्वार पर एक लाल फीता बंधा था। सारा दृश्य देखकर कोई भी समझ सकता था कि कुछ उद्घाटन जैसा होने जा रहा है। मन में जिज्ञासा लिए मेरे कदम भी उस भवन की ओर उठ गए। मेरे प्रवेश करते ही मासूम नन्हे बच्चे गाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, लॉन्ग लिव दादाजी, और तालियां बजने लगीं। यह मात्र संयोग ही था कि मेरा प्रवेश करना और एक बुजुर्ग द्वारा लाल रिबन का काटना। सामने रखे बोर्ड पर नजर पड़ते ही सारा माजरा समझ में आ गया। बोर्ड पर लिखा था बाल्य एवं वृद्ध सखा आश्रम। पढ़कर कुछ अजीब सा लगा। बाल्य आश्रम सुना था, वृद्ध आश्रम सुना था, और ये क्या है? ये कैसे आश्रम का उद्घाटन हो रहा है? बरसों पुरानी किसी की बातें मुझे इस बोर्ड पर लिखे शब्दों की अनायास याद दिला रही थीं। मानस पटल पर अचानक एक चेहरा उभरने लगा। हाँ, वो चेहरा बिहारी चाचा का था। बिहारी चाचा हमेशा इस तरह के आश्रम की चर्चा किया करते थे। मन अतीत में भटकता चला गया। मैं शायद हाई स्कूल में थी। पिता सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर थे तथा उत्तर प्रदेश में पदस्थ थे। हमारे पड़ोस में ही बिहारी चाचा, जो कि गस्टेड ऑफिसर थे, अपनी पत्नी तथा 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी इकलौती पुत्री सीमा मेरे साथ पढ़ती थी। पुत्र दोनों बड़े थे तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। सहेली सीमा के कारण ही हमारे परिवार का बिहारी चाचा एवं चाची से मेल मिलाप होता रहता था। हाई स्कूल में मैं जरूर थी, पर इतनी समझ आ ही गई थी कि किस तरह बिहारी चाचा एवं चाची घर के खर्चों में कटौती करके अपने दोनों पुत्रों को हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहे थे। बिहारी चाचा का व्यक्तित्व रौबीला था। काव्य रचनाओं के शौकीन चाचा हमेशा कोई न कोई कविता लिखा करते थे। अक्सर दशहरा दिवाली पर होने वाले कवि सम्मेलनों की शोभा भी बढ़ाते थे। वहां से प्राप्त धन को भी बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना, सर्दियों में रजाई बनाने के लिए रखे रुपए बच्चों की कंपटीशन फॉर्म भरने के लिए दे देना। बिहारी चाचा कहते, गरम कपड़े आदि तो फिर बन जाएंगे, कंपटीशन की उम्र निकल गई तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसी समृद्ध विचारधारा चाचा की थी। सीमा से ही बातों बातों में पता चलता कि उसके भैया ने पैसे मंगवाए हैं, कंपटीशन की तैयारी के लिए किताबें लेनी है, उसके पिताजी जीपीएफ लोन लेने जा रहे हैं। उस उम्र में यह लोन आदि मेरी बुद्धि से दूर था। अतः अपने पिता से पूछ बैठी। पिताजी बताने लगे, बिहारी बाबू ने तो जितने भी लोन सरकार से मिल सकते थे, जैसे अनाज लोन, उत्सव लोन और अब जीपीएफ लोन भी ले रहे हैं। पता नहीं इतने लोन लेकर बिहारी बाबू प्रति माह घर में तनख्वाह के नाम पर क्या लाएंगे। सारी तनख्वाह तो लोन की किस्तों में ही कटेगी। इतना ईमानदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सब कुछ बच्चों पर, उनका भविष्य बनाने पर खर्च कर रहा है। हम सब लोग भविष्य के लिए कुछ जोड़ रहे हैं,
अपने मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, वही बिहारी बाबू हमेशा कहते, ईंट सीमेंट के मकान तो मेरे बेटों के भविष्य के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हो जाएंगे, तब हम दोनों को घर मकान की कमी थोड़ी ही रहेगी। और न जाने क्या क्या बातें पिताजी मेरी माँ को बताते जा रहे थे। कुछ वर्षों बाद दोनों परिवारों का स्थानांतर अलग अलग जिलों में हो गया। सीमा से पत्र व्यवहार होता रहता था। समय बीतता चला गया। सीमा के दोनों भाई प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो गए थे, अतः उच्च पदों पर आसीन थे। दोनों ही विवाह करके अपने अपने परिवार के साथ थे। भाग्य का करिश्मा ही था कि मेरे एवं सीमा के पति दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तथा एक ही कंपनी में थे। अचानक कई वर्षों के बाद हम दोनों सहेलियां फिर एक शहर में थीं। अक्सर मिलना होता और बिहारी चाचा चाची का हाल जानने को तो मैं हमेशा ही उत्सुक रहती। एक दिन सीमा का फोन आया कि आज माँ पिताजी आ रहे हैं, अब रिटायर भी हो गए हैं, कुछ दिन मेरे पास रहेंगे, तू मिलने आ जा, खूब मजा आएगा। मैं भी कहाँ रुकने वाली थी, दौड़ी चली गई। बहुत सारी बातें चाची बताए जा रही थीं, उनकी बहुओं की, पोता पोती की, बेटों के प्रशासनिक ठाट बाट भी ऐसे कि बस पूछो मत। बेटों के घर में खाना बनाने वाला, साफ सफाई वाला, माली, ड्राइवर और छोटे बड़े घर के हर काम को करने वाले नौकरों की तो भीड़ सी लगी है। यह बताते बताते चाचा चाची का सर गर्व से ऊंचा हो रहा था। पता है बिटिया, हम तो कभी कार रख नहीं सके, पर हमारे बेटों के पास कार है, सरकारी गाड़ी है। चाची झूम झूम कर बता रही थीं। अब हमें किस बात की कमी, भगवान हर किसी को ऐसी ही औलाद दे। सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगा। समय पंख लगाकर उड़ता गया। बिहारी चाचा चाची कभी बड़े बेटे के पास तो कभी छोटे बेटे के पास चले जाते और कभी बेटी सीमा के पास रहने आ जाते। अच्छी खासी रकम पेंशन के रूप में उनको मिल रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं भी अपने बच्चों एवं गृहस्थी में कुछ अधिक ही व्यस्त हो गई। सीमा से फोन पर ही अक्सर बातें हो जाती थीं। एक दिन सीमा का फोन आया, तू जल्दी आ जा मेरे घर, माँ बहुत बीमार है। मैं अपने पति के साथ निकली, मन में ढेरों सवाल लिए। ये बिहारी चाचा चाची कब वापस आ गए? पिछले हफ्ते ही तो बेटों के पास गए थे, ऐसा क्या हो गया कि वापस आ गए? सीमा के घर के बाहर भीड़ सी लगी थी। मन आशंकित हो गया, हे भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? बाहर वाले कमरे के फर्श पर चाची का निर्जीव शरीर रखा था। पास ही चाचा सर झुकाए बैठे थे। सीमा मुझे देखकर लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मेरी जबान को तो जैसे ताला लग गया था। सोचा चाची को हिलाकर पूछूं कि जब सुख के दिन आए तो किससे नाराज हो गई हो और चाचा को छोड़कर कहाँ जा रही हो? पर मुंह से शब्द न निकले, मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। संध्या तक चाची के दोनों बेटे, बहुएं और बच्चे आ गए। दूसरे दिन चाची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीसरे दिन शुद्ध हवन के पश्चात बेटे, बहुएं और बच्चे सभी अपने अपने स्थान को लौट गए। किसी की सरकारी मीटिंग थी, किसी की परीक्षा होनी थी, किसी का प्रोजेक्ट था। कहने का तात्पर्य कि हर कोई व्यस्त था। किसी के भी पास चाचा के दुख को कम करने का समय नहीं था। हम लोग सीमा के घर पर ही रुक गए थे। दूसरे दिन चाचा ने चुप्पी तोड़ी। हमसे बोले, बेटा, तुम लोगों को मैं सीमा और दामाद की तरह ही बेटी दामाद मानता हूँ। मेरी जीवन संगनी तो मुझे छोड़कर चली गई। तुम लोगों से तो मेरा भूतकाल और वर्तमान कुछ भी छिपा नहीं है। पिछली बार जब हम बेटों के पास गए तो लगा कि हम दोनों उन पर बोझ हैं।
हमारा वहां रहना उनको बहुत बोझ लग रहा था। मैं अपनी जमा पूंजी और पेंशन का काफी अंश उन पर खर्च कर देता था। इसके बाद भी दोनों बेटों के परिवारों में आपस में युद्ध सा छिड़ा रहता था। एक दूसरे से कहता था, आखिर ये तुम्हारे माता पिता भी तो हैं। मैं उनको 3 महीने रख चुका, अब मेरे बच्चों की परीक्षा है, तुम इनको ले जाओ। दूसरा बेटा कहता, मेरे बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, हम हिल स्टेशन घूमने जाने वाले हैं, अभी तुम इनको वहीं रखो। इस प्रकार के वार्तालाप दोनों बेटे बहुओं के बीच फोन पर होते रहते थे। मैं सब सुनकर चुप रहता था, तुम्हारी चाची को बताता भी नहीं था। लेकिन इस बार वार्तालाप तुम्हारी चाची ने सुन लिया था। अगली ही ट्रेन से हम लोग सीमा के पास चले आए। सोचा यहाँ रहकर कुछ उपाय निकालेंगे, लेकिन तुम्हारी चाची उन कटु वाक्यों को सह नहीं पाई और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। चाचा की बातें सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। ये वही पिता है जिसने भूतकाल में कैसे बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। एक माँ बाप कैसे अपने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, समाज में काम करने लायक बनाते हैं। वही तीनों बच्चे जो कि विवाह के बाद 6 लोग हो जाते हैं। 2 व्यक्ति माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं पाल सकते, सहारा नहीं दे सकते। सीमा भी सब कुछ सुन रही थी। बोली, पिताजी अब आप मेरे पास ही रहेंगे, बस मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। शाम को फोन की घंटी बजी। सीमा की बड़ी भाभी फोन पर बोल रही थी, सीमा कुछ दिन पिताजी को अपने पास रखो, आखिर वो तुम्हारे भी तो पिता हैं। भाभी, मैंने कब मना किया है, पर सुनिए। सीमा के आगे बोलने से पहले ही भाभी ने फोन काट दिया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। सीमा से एक दिन बिहारी चाचा का हाल पूछा तो बोली, पिताजी न्यूज़पेपर्स में कुछ ढूंढते रहते हैं, लाल निशान लगाते हैं, कहीं कहीं फोन करते हैं, पूछने पर कुछ भी बताते नहीं हैं। तू आजा, हो सकता है तेरे सामने कुछ बात करें। चाचा बहुत वृद्ध लग रहे थे। नमस्ते की औपचारिकता पूर्ण कर मैं उनके सामने बैठ गई। बोले, बेटी इस शहर में कोई वृद्धाश्रम है क्या? मैं वहां जाकर रहना चाहता हूँ, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मुझे ढेर सारे बच्चे मिलें जो निस्वार्थ भाव से मुझे अपना पिता माने, मुझे हमउम्र साथी संगी मिलें। बस मैं। और चाचा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आवाज आंसुओं में खो सी गई। मैं वहां रुक न सकी, चुपचाप उठकर घर वापस आ गई। गृहस्थी और बच्चों के बीच कुछ वर्ष कैसे निकल गए पता ही न चला। मैं अतीत में ही गोते लगा रही थी, तभी सामने खड़े वृद्ध ने कहा, बेटी मिठाई खाओ, नव वर्ष मुबारक हो। सामने खड़ा वृद्ध और कोई नहीं, बिहारी चाचा थे। मैं उनके चरणों में झुक गई। चाचा जी आप? हाँ बेटी, मैं जैसा करना चाहता था उस कार्य का आज नव वर्ष में प्रारंभ कर रहा हूँ। इन नन्हे नन्हे मासूम अनाथ बच्चों का मैं पिता हूँ। ये सब मेरे बाल्य सखा हैं तथा अपनी ही औलादों से तिरस्कृत ये सब वृद्ध हैं जो अब मेरे वृद्ध सखा हैं। हम सब मिलकर इस बाल्य एवं वृद्ध सखा आश्रम को सही दिशा देंगे। मैं मूक खड़ी ये सोचने पर विवश थी कि बिहारी चाचा किसके पिता हैं। धन्यवाद।